वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है भाई तुम लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बस कुछ दिन में पेपर है बेटा, रिवीजन हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हमने कंप्लीट किया बेटा। यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीजें समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको पता है कि एवरी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने बेसिक पढ़ा है। अब बेलमेंट मतलब समझते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि बेलमेंट क्या होता है। देखो, बेलमेंट मीन्स, बेलमेंट मतलब क्लियर होता है बेटा, हैंडलिंग ओवर या तो चेंज इन पोजीशन। मतलब गुड्स को किसी पर्सन को आप हैंडल करते हो, या तो किसी और पर्सन को हैंडलिंग ओवर करते हो, या तो गुड्स का बेटा पोजीशन चेंज होता है, उसको बेलमेंट बोला जाता है। तो सर फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है? देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मतलब क्या होता है? देखो, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है गुड्स को, देखो इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब सबसे पहला मतलब ये होता है बेटा कि गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है जो डिलीवरी होगा बेटा वो होगा फॉर सम पर्पस, फॉर सम पर्पस। मतलब डिलीवरी जो होगा बेटा उसके लिए कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। मतलब आप जानबूझ के, मतलब बिना पर्पस के आप डिलीवरी नहीं करोगे। बिना पर्पस के डिलीवरी करोगे तो कभी बेलमेंट नहीं हो सकता। मतलब आप डिलीवरी करोगे गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ पर्पस के लिए। ओके, और ध्यान समझिएगा, व्हेन पर्पस इज accomplished, रिटर्न और डिस्पोज एज पर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। अब थोड़ा ध्यान समझना इसका मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स तो डिलीवर होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? और डिलीवरी होगा बेटा, ध्यान समझना, कुछ ना कुछ उसके लिए पर्पस होना चाहिए। और जब आपका पर्पस बेटा एकम्प्लिश्ड हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब आप लोग का पर्पस एकम्प्लिश्ड हो जाएगा, When your purpose is accomplished, बेटा गुड्स को वापस करना पड़ेगा। या तो वापस नहीं कर रहे हो बेटा तो आप लोग डिस्पोज करना पड़ेगा। कैसे डिस्पोज करोगे? जैसा जिस पर्सन ने आपको डायरेक्शन दिया है डिलीवरी करने के लिए, या तो उस वो पर्सन जिसने आपको डिलीवरी दिया है बेटा उसके डायरेक्शन से आप डिस्पोज कर दो। यही आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियर समझ आएगा। देखते जाइए। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए। उसने अपने वॉच को रिपेयर के पर्पस के लिए मिस्टर बी को दिया, और मिस्टर बी एक शॉप ओनर है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, डेफिनेशन में थोड़ा बात करते हैं। क्या मिस्टर ए ने, क्या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी की? आंसर इज यस। वॉच की डिलीवरी हुई अभी बनाने के लिए। समझ आया कि नहीं? क्या कुछ पर्पस था डिलीवरी का? आंसर इज यस। पर्पस इज रिपेयर, यस, कुछ ना कुछ तो पर्पस था। अब एक बात बताओ, क्या पर्पस होने के बाद मिस्टर बी वॉच को वापस करेगा? यस, ऑब्वियस सी बात है भाई, वॉच को शॉप वाला थोड़ी रखेगा, वापस तो करना पड़ेगा। तो यही बेटा आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आप लोग के दो पार्टी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आपके दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। ओके,
जो पहला पार्टी होता है बेटा उसको बोला जाता है बेलर। फर्स्ट पार्टी इज नोन एज बेलर एंड सेकेंड पार्टी इज नोन एज बेली। अब देखो जो बेलर कौन होता है, जो गुड्स को डिलीवर करता है। हमारे एग्जांपल में ए था, और बेली कौन है, जिसको गुड्स को डिलीवर होता है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो बेलर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, ऐसा पर्सन जो गुड्स को डिलीवर करता है, ठीक है। बेली मतलब टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड, जिनको बेटा गुड्स डिलीवर होगा। समझ आए कि नहीं? जिसको गुड्स डिलीवर होगा। दो पार्टी, एक बेलर होता है, एक बेली होता है। फिर से बोलता हूं, बेलर वो पर्सन होता है बेटा जो गुड्स को डिलीवर करता है, और बेली कौन होता है बेटा जो गुड्स डिलीवर्ड होता है। क्लियर है कि नहीं? आपके दो प्रकार के पार्टी होते हैं। अब आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, मतलब बेलमेंट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोग को बताने वाला हूं बेटा एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो एकदम ध्यान समझिएगा बेटा, जो एलिमेंट्स है ना आपके डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। देखो एलिमेंट्स आप लोग के 5 प्रकार के होंगे, तो डेफिनेशन से निकालते हैं। सबसे पहले, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्लियर आंसर इज यस। तो बेटा पहला आप लोग का जो एलिमेंट है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए? यस, गुड्स की डिलीवरी भी होनी चाहिए। क्या गुड्स की डिलीवरी कुछ पर्पस के लिए होगा? यस और नो? यस, जो गुड्स की डिलीवरी होगी बेटा वो कुछ ना कुछ पर्पस के लिए ही होना चाहिए। क्या पोजेशन का ट्रांसफर होता है? यस, पोजेशन का ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो आप लोग का फोर्थ होता है बेटा पोजेशन। क्या गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है? यस, गुड्स को रिटर्न करना भी जरूरी होता है। तो बेटा आप लोग के 5 प्रकार के यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला आप लोग का होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है डिलीवरी, तीसरा होता है पर्पस, और चौथा पोजीशन, और पांचवा रिटर्न। अब थोड़ा पारी पारी समझते हैं। देखो पहला हमने बात किया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब देखो, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, चाहे तो इंप्लाइड भी हो सकता है। और ध्यान समझिएगा, देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। जरूरी नहीं है बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन हो। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक चैप्टर्स में पढ़े होंगे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में। उसके एक्सेप्शन में बेटा बेलमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड रहता है। समझ आएगी ना? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है बेटा आप लोग का, इंप्लाइड भी हो सकता है, और कंसिडरेशन के लिए बेलमेंट में जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो। अब आता है डिलीवरी। अब ध्यान समझिएगा, क्या गुड्स का डिलीवरी होना जरूरी? आंसर इज यस, गुड्स मस्ट बी डिलीवर। गुड्स की डिलीवरी तो होनी ही चाहिए। अब देखते जाइए बच्चा लोग थोड़ा सा। अब डिलीवरी क्या होगा? ध्यान समझिएगा, जो डिलीवरी होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी या तो मूवेबल गुड्स। डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की होगी बेलमेंट में, ठीक है। इमूवेबल गुड्स और मनी, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इमूवेबल गुड्स और या तो मनी बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में नहीं आएगा। समझ आए कि नहीं? इमूवेबल गुड्स और मनी की डिलीवरी बेलमेंट नहीं बनता। अब पर्पस, ध्यान समझिएगा, पर्पस बेटा कुछ ना कुछ सम पर्पस के लिए डिलीवर होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आया? अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा वो कुछ ना कुछ सम पर्पस के लिए होना ही चाहिए। अगर आपका बेलमेंट में कोई पर्पस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? फिर आप लोग का आता है बेटा पोजीशन। अब पोजीशन को ध्यान समझिएगा, चेंज इन पोजीशन इज रिक्वायर्ड, मतलब चेंज इन पोजीशन तो होना ही चाहिए। तो इसमें बोला जाता है इन केस ऑफ बेलमेंट चेंज ऑफ पोजीशन तो होना ही चाहिए। पोजीशन चेंज मतलब होता है बेटा एक सामान का पोजीशन किसी और दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होना। लेकिन ध्यान समझिएगा, चेंज ऑफ पोजीशन मतलब नहीं होता ओनरशिप ट्रांसफर होना। समझ आए कि नहीं? ओनरशिप और पोजीशन दोनों अलग होते हैं। अब आता है लास्ट आप लोग का पॉइंट होता है बेटा रिटर्न। क्या गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है? आंसर इज यस, गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा बेटा एज पर डायरेक्शन ऑफ बेलर। जैसा बेलर ने बोला बेटा उस सबसे करना चाहिए। बट ध्यान दीजिएगा,
गुड्स का एक्सचेंज नॉट अलाउड, एक्सचेंज नॉट अलाउड। आप गुड्स को एक्सचेंज नहीं करोगे, मतलब एक गुड्स के बदले आप गुड्स दूसरे गुड्स नहीं दे सकते। साथ ही साथ आप रिटर्न करोगे वो गुड्स अल्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्टरेशन करना है तो उससे पहले जो पर्सन डिलीवर कर रहा है उसका परमिशन होना चाहिए, मतलब बेलर का आपके पास परमिशन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा यहां पास आपके कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं जिसको मैंने कवर कराया। ओके ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब इसका हमने एसेंशियल पढ़ लिया, अब बात है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। आपके बेलमेंट कितने प्रकार के होते हैं? ओके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग का भी स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ बेलमेंट। अब देखिए बेलमेंट को टाइप्स में बांटने के लिए हमारे पास दो बेसिस होंगे। ओके तो ध्यान समझिएगा। पहला बेसिस होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। पहला आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट, दूसरा होगा बेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट होगा और एक ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड होगा। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट में आपके तीन प्रकार के बेलमेंट होते हैं। ओके तो पहला आप लोग का होता है, पहला होता है बेटा फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर, मतलब ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए हो। दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, जो सिर्फ और सिर्फ बेली के बेनिफिट के लिए होगा। और तीसरा होता है बेटा आपका म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों के बेनिफिट के लिए। अब जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोनों को। अब देखिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, अब देखो बेलर कौन होता है? जो पर्सन डिलीवर करता है। जैसे ध्यान समझिएगा, एक मिस्टर ए है, वो बाहर कहीं टूर में जा रहा है। ओके अब उस टूर में जा रहा है भाई, उसके पास एक बाइक है, उसको डर है कि बाइक को कुछ ना हो जाए। उसने अपने बाइक को मिस्टर बी को डिलीवर किया कि मेरे आने तक आप इस बाइक को होल्ड करके रखो। तो एक बात बताओ, क्या ये बेलमेंट है? देखो सबसे पहले क्या डिलीवरी हुआ है? यस डिलीवरी तो हुआ है। क्या कुछ पर्पस है? यस। क्या जब पर्पस अकम्प्लिश्ड होगा तो गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा? आंसर यस, गुड्स को रिटर्न भी करना पड़े तो बेलमेंट हुआ। तो ये दिस इज ओनली बेनिफिट फॉर द बेलर, सिर्फ और सिर्फ ये ए के बेनिफिट के लिए, बी के बेनिफिट के लिए नहीं। समझ आए क्या? तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस थोड़ा ध्यान समझते हैं। दूसरा केस क्या बोलता है? जैसे कि अब आप लोग का एग्जाम है भाई, आपने बोला सर मुझे मेरा एग्जाम सेंटर दूर है, मेरे को गाड़ी चाहिए। सर आपका गाड़ी चाहिए, आपका गाड़ी भी अच्छा है। तो आपने सपोज आपने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर मुझे आपका बाइक चाहिए। ओके तो ध्यान से मैंने दिया ठीक है, जा एग्जाम दे के आ जा, 4 पेपर देना है, पेपर दे के मेरे को वापस कर देना। अब देखो किसका बेनिफिट? डिलीवरी कौन कर रहा है गुड्स को? मैं, मतलब मैं यहां पास हूं बेटा बेलर, मैंने गुड्स को डिलीवर किया, ये मेरे बेनिफिट के लिए, मेरा फायदा हुआ है। आंसर इज नो। किसका फायदा हुआ बेटा? बेली का फायदा हुआ। समझ? बेली कौन? आप। तो ये होता है बेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑफ द बेली के लिए। तो सेकंड केस हो गया। और अब आप लोग का थर्ड केस एकदम सिंपल है, जैसे कि दोनों के बेनिफिट के लिए। अब जरा ध्यान समझिएगा, मिस्टर एक्स ने अपने कार को डिलीवर किया शोरूम में, शोरूम में फॉर वॉश। अब देखो वॉश के लिए अगर किया तो मिस्टर ए यहां पास बेलर कहलाएगा और जो शोरूम का मालिक है या तो शोरूम बेटा बेली कहलाएगा। अब देखते ध्यान समझिएगा, क्या ये बेलमेंट है? यस। एक पर्सन ने क्या गुड्स का डिलीवर किया? यस। कार मूवेबल प्रॉपर्टी होता है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवरी है, क्या उसको वापस करना पड़ेगा? यस। पर्पस क्या था बेटा? वॉश के लिए पर्पस था, तो बेलमेंट तो है। तो बेटा दोनों के बेनिफिट के लिए देखो, मिस्टर ए को कार वॉश होके मिलेगा और शोरूम वालों को बेटा फिश मिलेगा, तो ये बेटा म्यूचुअल बेनिफिट के नाम पे आता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये होगा बेटा आप लोग का एग्जाम्पल। अब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट, खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड में आपके अगेन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आप लोग का होता है बेटा ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और दूसरा होता है आप लोग का नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। पहला आप लोग का होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और दूसरा होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अब देखो जो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है, जिसको दया धर्म की भावना भी बोलते हैं, समझ आए कि नहीं? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री ऑफ चार्ज, मतलब बिना कोई चार्ज किए, या तो इसको विदाउट कंसिडरेशन भी बोला जाता है, जिसमें समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं होता।
जो विदाउट कंसिडरेशन के भी फॉर्म होता है, और जो बेटा नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट होता है ये विद कंसिडरेशन रहता है, मतलब आपको कुछ ना कुछ वापसी में चाहिए, कंसिडरेशन। गॉट इट और नॉट? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ग्रेट्युटस बेलमेंट में आपके दो आएंगे, ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, ये दोनों आपके ग्रेट्युटस बेलमेंट है, ठीक है। लेकिन आपके नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट में बेटा जो म्यूचुअल बेनिफिट है, मतलब दोनों पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उनको चाहिए। तो ये बेटा आप लोग का होता है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। अब क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग को फोकस करना है बेटा बेलर और बेली के ऊपर, हम लोग को मेन फोकस करना पड़ेगा कि बेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है और बेली की क्या क्या ड्यूटी होती है, और उनके राइट्स क्या क्या होते हैं, और आप लोग को सब चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा आप लोग का सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ द बेलर। अब बेलर की ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। देखो एक चीज तुम लोग क्लियरली समझना कि बेलर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स को डिलीवर करता है, समझ आया कि नहीं? जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, मैंने कार को डिलीवर किया शोरूम में, ठीक है, ये बेलमेंट है। अब मेरी क्या क्या ड्यूटी हो सकती है? देखो सबसे पहले अगर गुड्स में ना कुछ फॉल्ट होगा तो मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके रखा हूं कि उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी गिरेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होगा तो भाई शोरूम के वर्कर लोग मर जाएंगे, समझ आए कि ना? तो मुझे ये फॉल्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं डिस्क्लोज किया तो भाई बेलर की जवाबदारी होगी, समझ आए कि नहीं? और जैसे नेसेसरी एक्सपेंसेस, कुछ अगर नेसेसरी एक्सपेंसेस होता है तो मुझे देना पड़ेगा। जैसे कि अब कार मैंने शोरूम में दिया, ठीक है, शोरूम वालों की गलती नहीं है, लेकिन इंजन ऑटोमेटिकली खराब हो गया तो मेरी गलती, नेसेसरी एक्सपेंसेस तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, समझ आए कि नहीं? फिर इंडेमनिफाई बेली, इसका मतलब ये होता है कि मैंने बेलमेंट में तो दिया गुड्स को, लेकिन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर लिया, समय से पहले टर्मिनेट कर लिया, और बहुत सारी चीजों में रिटर्न बैक द गुड्स, समझ आए कि नहीं? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोग का ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब देखो ड्यूटीज ऑफ बेलर कौन होता है? द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, वो पर्सन जो गुड्स को डिलीवर करता है। देखो इसके बेटा चार प्रकार के आपके ड्यूटीज होते हैं, ध्यान समझिएगा। ड्यूटी नंबर वन बोला जाता है डिस्क्लोज फॉल्ट्स, मतलब जो गुड्स में फॉल्ट्स है बेटा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो ये हेडिंग है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पहले हेडिंग को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में और एनालाइज करेंगे। दूसरा होता है बेटा पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब बेलर का ड्यूटी होता है कि नेसेसरी एक्सपेंस तो पे करना पड़ेगा, समझ आए कि नहीं? और आप लोगों का तीसरा होता है बेटा इंडेमनिफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, इंडेमनिफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन अगर करते हो तो आपको बेली को इंडेमनिफाई भी करना पड़ेगा। और लास्ट होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। अब एकदम ध्यान समझिएगा, ये जो ड्यूटीज है बेटा नाम से ऊपर से ठीक लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है, और आईएमपी पोर्शन तुम्हारे कवरेज करता है, मतलब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं इंक्लूडिंग केस लॉ। अब हम लोग पारी पारी से स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला हमने पढ़ा डिस्क्लोज द फॉल्ट, ओके, हमने पहला पढ़ा डिस्क्लोज फॉल्ट्स। अब इसके केसेस को समझिए। अब आपके बेलमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा आप लोग का ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, और दूसरा आप लोग का होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अब देखिए ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में जो चीज बेलर जानता है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं आया? तो ध्यान समझना, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूअस के बेलमेंट केस में बेलर इज bound to disclose known faults or any extra ordinary risk। मतलब जो बेलर है बेटा वो बाउंड है, इसको जो नोन फैक्ट है, जो अवेयर फैक्ट है बेटा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है बेटा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करता अगर बेलर, अदरवाइज
otherwise bailor is responsible to bailey for any loss or डैमेज। समझ आए कि नहीं आए? अब देखो फिर से समझाता हूं मैं। अगर ग्रेटुइटस बेलमेंट का केस आता है बेटा, तो बेलर बाउंड है बेटा, जो नोन है, जो चीज वो जानता है, उस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए, और या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ रिस्क है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है बेटा बेली को, कुछ भी अगर लॉस होता है तो उसको बेटा कंपनसेट करने के लिए। और नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट केस में, नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट को बेटा फॉर हायर भी बोला जाता है। इन केस में दोनों विच इज अवेयर और नॉट। समझ आए कि नहीं आए? वो फॉल्ट चाहे बेलर उसके बारे में जानता हो या ना जानता हो बेटा, दोनों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों का होगा पहला पॉइंट डिस्क्लोज फॉल्ट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक, अब आप लोग का जो दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है बेटा ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब नेसेसरी एक्सपेंस को देना जरूरी है। अब जरा ध्यान समझना, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं, ठीक है, एक पर्सन है, मतलब मैं मिस्टर ए, मेरे को घूमने जाने के मनाली जाना था। ओके, अब मनाली में तो मेरा कोई रहता नहीं है, तो मैंने एक कार को बुक किया, जैसे जूम कार, एक किराए में लिया, ठीक है, मिस्टर बी से। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, मैंने कार को लिया, उस पर्सन ने मुझे कार को हैंड ओवर किया, लेकिन रास्ते में चलाते चलाते क्या हुआ, अचानक से इंजन फेल हो गया। भाई इंजन ही काम नहीं कर रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़, किसकी गलती? बेलर की बेली की। भाई जिसने मेरे को गुड्स को डिलीवर किया उसकी गलती है ना, बेलर की गलती है। यहाँ पर मैंने थोड़ी इंजन खराब किया, तो बेटा यहाँ पर ड्यूटी आता है बेलर का, बहुत सच पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं? अब दो प्रकार के आपके फिर से बेटा बेलमेंट होते हैं, ठीक है। पहला बेलमेंट होता है बेटा, उसको बोला जाता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, और दूसरा बेलमेंट होता है बेटा जिसको बोला जाता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में जो बेलर है उसको दोनों एक्सपेंसेस, नेसेसरी एक्सपेंसेस प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, दोनों पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब ग्रेटुइटस बेलमेंट केस में नेसेसरी एक्सपेंसेस के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी पे करना पड़ेगा, बट नॉट इन अ केस ऑफ अ नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट। नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ही पे होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को ही पे करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार मैं बताता हूं कि अगर ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस में दो प्रकार के बेलमेंट, एक होता है बेटा आप लोग का ग्रेटुइटस बेलमेंट, दूसरा होता है नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट। ग्रेटुइटस बेलमेंट के केस में दो, नेसेसरी एक्सपेंसेस और बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, दोनों को पे करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के केस में, मतलब नॉन ग्रेटुइटस केस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को पे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग का पॉइंट 2 हो गया। अब पॉइंट 3 होता है बेटा इंडेमनीफाई बेली फॉर द प्रीमैच्योर टर्मिनेशन। उसको स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन करना है तो आप ध्यान समझिएगा, अगर इन केस ऑफ आप लोग का ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, समझ आए कि नहीं आए, अगर मैं समय से पहले अगर टर्मिनेट करता हूं जिसके कारण बेली को नुकसान हुआ है, तो ध्यान समझिएगा इसमें क्या बोला जाता है, इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, मतलब ग्रेटिट्यूअस के बेलमेंट में व्हेन बेलर terminate the bailment before maturity, मतलब समय से पहले अगर बेलमेंट को टर्मिनेट करता है, सो इन दिस केस बेलर इज रिक्वायर्ड टू compensate, मतलब बेलर इज रिक्वायर्ड टू compensate बेली फॉर एनी लॉस
और डैमेज, मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन करने के कारण अगर बेली को कुछ भी अगर नुकसान होता है बेटा तो उसको बेलर को फुलफिल करना पड़ेगा। तो बेटा आप लोग का थर्ड पॉइंट हो गया, इंडेमनिफाई बेली फॉर द प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अब आपको लास्ट होता है बेटा जिसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, ये आप लोग का आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। अब ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं। ओके, पहला होता है आप लोग का इंडेमनिफाई बेली और दूसरा आप लोग का होता है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। ये तो बेलर की ड्यूटी होनी चाहिए ना, रिसीव बैक द गुड्स, उसको गुड्स को वापस तो लेना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है इंडेमनिफाई बेली, एकदम ध्यान समझिएगा। डिफेक्टिव टाइटल के बारे में समझते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको गुड्स को किया बेलमेंट, कार को मैंने वॉश के लिए दिया, अब वो मेरा गाड़ी नहीं है, समझ आया कि नहीं आया? वो मेरा गाड़ी, एग्जांपल तो समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए ने अपने कार को मिस्टर बी को डिलीवर किया, चलो किसी पर्पस के लिए, लेकिन मिस्टर ए इज नॉट ओनर, मिस्टर ए ओनर नहीं है। अब इसका ओनर है समझो सी। अब सी मिस्टर बी के पास जाके बोल रहा है भाई ये तेरे पास गाड़ी कहां से आया, ये तो गाड़ी मेरा है, तो चोरी हो चुका है हफ्ते भर पहले। तो इस केस में बेली को होने वाला है नुकसान, मतलब बेली को अगर तकलीफ भाई तो केस प्रोसीडिंग भी देखना पड़ सकता है। समझ आएगी नहीं? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या बोला जाता है कि अगर इंडेमनिफाई करना पड़ेगा बेली इफ बेली इज सस्टेन, अगर बेली को सस्टेन किया जाता है तीन चीजों से, ध्यान समझिएगा, अगर बेली को सस्टेन किया जाता है तीन चीजों से, ओके, दैट द फैक्ट नंबर वन इज दैट बेलर इज नॉट entitled to make बेलमेंट, मतलब जो बेलर है वो बेलमेंट नहीं कर सकता था, ऐसा बेली को समझाया जा रहा है। और या तो और नॉट टू गिव डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं दे सकता, और ना ही और नॉट टू रिसीव बैक द गुड्स। मतलब अगर बेली को इन तीन चीजों के लिए अगर सस्टेन किया जाता है, मतलब कि बेलर को बेलमेंट नहीं बनाने की ताकत था, मतलब बेलमेंट नहीं बना सकता था, ना तो डायरेक्शन दे सकता था, ना ही वो गुड्स को रिसीव कर सकता है। बेटा इन्हीं तीन केस को एक वर्ड में डिफेक्टिव टाइटल भी बोला जाता है। समझ आए कि नहीं? क्या बोला जाता है बेटा? इस केस को डिफेक्टिव टाइटल बोला जाता है। तो इस केस में बेटा इंडेमनिफाई करना पड़ेगा बेलर को, बेली को, तो एक ड्यूटी होती है। फिर ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, मतलब ध्यान समझना, बेलर की ड्यूटी होती है कि जब व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, या तो पर्पस अकम्प्लिश्ड होता है या तो फुलफिल हो जाता है बेटा, तो ये ड्यूटी है बेलर की कि उसको गुड्स को रिसीव बैक करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया बेटा? तो आप लोगों की चार प्रकार की ड्यूटी होती है बेलर की। मैं फिर से समझाता हूं। पहला होता है डिस्क्लोज फॉल्ट, दूसरा होता है पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, तीसरा होता है इंडेमनिफाई बेली फॉर द प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, और चौथा बेटा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो केस, पहला क्या होता है बेटा आप लोग का इंडेमनिफाई द बेली होता है, और दूसरा होता है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। समझ आए कि नहीं आया? ये आप लोग का ड्यूटीज ऑफ द बेलर होता है। तो चलो बेटा आप लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का ड्यूटीज ऑफ द बेली। अच्छा एक चीज मैं तुमको क्लियर कर देता हूं, जो बेलर की ड्यूटीज है वो बेली के राइट्स होंगे। समझ आया कि नहीं आया? ध्यान समझना। अब यहां पास क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल देता हूं, इंडेमनिफाई बेली लिखा हुआ है। बेली को अगर सस्टेन होता है डिफेक्टिव टाइटल होता है, अगर डिफेक्टिव टाइटल होता है तो क्या बेली का अधिकार नहीं है बेलर से पैसा लेने का? आंसर इज यस। समझ आया कि नहीं आया? तो जो जो ड्यूटीज हैं बेलर के वो राइट्स बनेंगे बेली के। समझ आया कि नहीं आया? हम आगे जाके इस चीज को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब बेटा हम आपको स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। ओके
बेली कौन होता है जरा बताइए। बेली वो पर्सन होता है जिसको गुड्स को डिलीवर किया जाता है। मतलब अब हमारे में बेली में वो पर्सन है जिसको मैंने वॉच रिपेयर करने दिया था, शॉप का ओनर, या तो वो पर्सन जिसको शोरूम वाला जिसको मैंने कार को डिलीवरी किया। अब देखो क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे पहला होता है रीजनेबल केयर। भाई उस जो बेली उसका गुड्स थोड़ी ना, वो तो बेलर का गुड्स है, तो भाई उसको चुपचाप रीजनेबल केयर करेगा। ओके, तो ध्यान समझिएगा, पहला क्या बोलता है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स का बेटा रीजनेबल केयर करना पड़ेगा, ये पहला ड्यूटी होता है। दूसरा, इनकंसिस्टेंट टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैसा कर नहीं करोगे बेटा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि ध्यान समझना, अब बेली, अब हुआ क्या, मैं ना वही मनाली फिर घूमने गया, बहुत मन कर रहा था, छुट्टी हो गया था, मैं मनाली गया, मैंने जूम कार लिया। अब ध्यान समझना हुआ क्या, मैं बेली हूं, मैंने जूम कार लिया था मनाली के लिए, मैं गाड़ी को लेकर मुंबई चले गया। बेटा इनकंसिस्टेंट है, गलत है। अगर इसके चक्कर में अगर कुछ भी नुकसान होता है तो बेटा बेलर को भरपाई करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, जिसको बेटा अनऑथराइज भी बोला जाता है। मतलब इनकंसिस्टेंट यूज नहीं कर सकते, दूसरा ड्यूटी हो गया। तीसरा होता है नॉट टू मिक्स गुड्स, नॉट टू मिक्स गुड्स। मतलब जो बेली है उसको बेलर के जो गुड्स बेला है बेटा, उसको अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स नहीं करना है। समझ आए कि नहीं आए, ये तीसरा हो गया। अब चौथा बोलता है बेटा रिटर्न द गुड्स, गुड्स को तो वापस करना पड़ेगा बेटा, बेली की ड्यूटी है। फोर्थ बोला जाता है रिटर्न द गुड्स। और लास्ट वन आप लोग का बोला जाता है रिटर्न एंड एसर्शन। मतलब कुछ भी अगर गुड्स में प्रॉफिट होता है तो उसको वापस करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ एन एसर्शन। तो चलो बेटा पांचों को अब थोड़ा डिटेल में वापस से पढ़ते हैं, समझ आए कि नहीं आए। तो मैंने 5 प्रकार का आपको बता दिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला आप लोग का होता है टेक रीजनेबल केयर। पहला आप लोग का होता है टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। तो ध्यान समझिएगा, जैसे कि मैंने कार को शॉप वॉशिंग के लिए दिया, ठीक है भाई, उसको इज्जत से रखेगा कि नहीं, वो क्यों तोड़ फोड़ करे, कुछ नहीं भाई, रीजनेबल केयर तो करना पड़ेगा। अब रीजनेबल केयर कैसा करेगा, तो ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये होता है, रीजनेबल केयर का एक डेफिनेशन है जिसको बोला जाता है एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी prudence in his own case in same bulk, same quantity and same वैल्यू। समझ आए कि नहीं आया, तो देखो एज द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो अपने खुद के केस में करेगा, चाहे सेम बल्क में, सेम क्वांटिटी और सेम वैल्यू में, बेटा टेक रीजनेबल केयर। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ भी अगर दिक्कत होता है बेटा तो बेली लाइबल है। और ऐसा सब चीज करने के बावजूद भी अगर दिक्कत होता है, जैसे कि शोरूम में आग लग गया अचानक से, भाई उसने पूरे बचाने की कोशिश की शोरूम वाले, फिर भी नहीं बचा पाया, तो इस केस में वो बेलर के लिए जवाबदार नहीं हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहला होता है बेटा टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड। दूसरा नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंस ऑफ द गुड्स। ध्यान समझिएगा, दूसरा आपको क्या बोलता है, नॉट टू मेक इन कंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। मतलब आपको गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन, अगेंस्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन। जैसे ध्यान समझिएगा, मैंने ना गुड्स को लिया था मनाली, मतलब कार को मैंने लिया था मनाली जाने के लिए, मैं दिल्ली लेके चले गया उसको। अब दिल्ली जाते जाते इंजन खराब हो गया, भाई इस केस में बेली की लाइबिलिटी है। अगर वो इनकंसिस्टेंट यूज करता है, और या तो उसको बेटा इनकंसिस्टेंट को आप चाहो तो अनऑथराइज यूज भी बोल सकते हो।
या तो गुड्स का अनऑथराइज यूज होता है तो इस केस में बेली की जवाबदारी होता है बेटा कि बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब आप लोग का पॉइंट नंबर 3 आता है, नॉट टू मिक्स गुड्स। मतलब गुड्स को आपको मिक्स नहीं करना है, समझ आया कि नहीं है? मतलब जो बेलर है, जो बेली है, वो बेलर के गुड्स को मिक्स नहीं करेगा। जब गुड्स बेल्ड हुआ है बेटा उसको मिक्स नहीं करेगा। अब देखिए, अब इसमें दो केस होते हैं, या तो बेटा उसने मिक्स किया गुड्स को कंसेंट के साथ, या तो विदाउट कंसेंट। किसके कंसेंट? यहां पर बात हो रहा है बेटा बेलर के कंसेंट। अगर विथ कंसेंट अगर गुड्स मिक्स हुआ है तो ध्यान समझिएगा, बेली इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गुड्स की मिक्सिंग हुई है बेटा बेलर के कंसेंट से तो बेली विल बी नॉट लायबल, क्योंकि बेलर से मैंने पूछ के किया। अब विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट के केस में दो केसेस, अगर बेटा गुड्स मेरे सेपरेबल हैं, अगर मेरे गुड्स सेपरेबल हैं, या तो दूसरा केस गुड्स आर नॉट सेपरेबल। अगर मेरे गुड्स सेपरेबल हैं तो इस केस में सेपरेशन कॉस्ट विल बी बियर बाय बेली। मतलब उस गुड्स को सेपरेट करने का कॉस्ट बेली बियर करेगा। अगर नॉट सेपरेबल है तो बेटा इस केस में बेली इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट बेलर। जो जो लॉस हुआ है बेटा उसके लिए बेलर को पैसा देना पड़ेगा। तो ये आप लोग का थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, जिसको बोलते हैं नॉट टू मिक्स गुड। और चौथा वर्ड है रिटर्न द गुड्स, ठीक है। ड्यूटी, ड्यूटी नंबर 4 इज रिटर्न द गुड्स। एकदम सिंपल। जब बेटा आप लोग का पर्पस एकम्प्लिश्ड हो जाएगा, पर्पस फुलफिल हो जाएगा, तो ड्यूटी है बेटा गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर आप गुड्स को रिटर्न नहीं करते तो जो जो बिलर को नुकसान होगा बेटा वो पैसा भी आप लोग को देना पड़ेगा। समझ आएगी नहीं आए? देन लास्ट वन आप लोग का बोलता है फिफ्थ, ओके, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। मतलब आपको एडवर्स टाइटल नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन ने बेली को बोला कि बेलर का टाइटल नहीं है तो बेटा उसको गुड्स को ये नहीं बोलना है कि बेलर मालिक नहीं है। तो ध्यान समझना, इसका मतलब क्या होता है, ओके, इसका मतलब ये होता है बेली इज बाउंड टू होल्ड गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बेलर। बेलर के बिहाफ में गुड्स को होल्ड करेगा। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे कि मिस्टर ए ने गुड्स को डिलीवर किया मिस्टर बी को, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप लोग का मिस्टर ए है ये कहलाएगा आप लोग का बेलर, और मिस्टर बी कहलाएगा आप लोग के लिए बेली। अब मिस्टर सी आके बोलता है कि जो गुड्स मिस्टर ए ने डिलीवर किया है वो ए का नहीं, वो मेरा गुड्स है, वो ऐसा बोलता है। मतलब मिस्टर सी इज क्लेमिंग दैट मिस्टर ए हैज द डिफेक्टिव टाइटल इन द गुड्स। वो बोलता है कि डिफेक्टिव टाइटल है। तो इस केस में मिस्टर बी क्या करेगा, सबसे पहले वो ऐसा तो नहीं करेगा कि सी को गुड्स, हाँ भाई जा तेरा ले जा। मिस्टर बी जो बेली है बेटा ऑल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, वो बेलर के लिए गुड्स को होल्ड करके रखा है, क्योंकि भाई बेलर ने दिया है ना उसको। अब कल अगर मैं बेलर गुड्स मांगेगा तो बेली कहां से देगा? तो ये आपके लिए तकलीफ आ सकती है। समझ आए कि नहीं आए? तो हमने ये चीज पढ़ा, ध्यान से समझ, जब हमने पढ़ा ड्यूटीज ऑफ द बेली। अब ड्यूटीज ऑफ द बेली के बाद हम लोग यहां पढ़ेंगे बेटा राइट्स। यहां पास हम लोग पढ़ेंगे राइट्स, राइट्स दोनों के, बेलर के एज वेल एज बेली, हम दोनों के राइट्स को पढ़ेंगे। ओके, हम दोनों के राइट्स को यहां पर कंक्लूड करेंगे। ओके बेटा, तो पारी पारी समझते हैं राइट्स ऑफ द बेलर और राइट्स ऑफ द बेली। पहले हम समझते हैं राइट्स ऑफ द बेलर। ओके, बेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं? राइट्स
ऑफ बेलर। अब एक चीज समझो, राइट्स मैंने अभी प्रीवियसली क्या बताया कि जो बेलर की ड्यूटीज हैं वो बेली के राइट्स आएंगे, और जो बेली की ड्यूटी है वो बेलर के राइट्स आएंगे। देखो सबसे पहले बेलर कौन होता है सर? बेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स को डिलीवर करता है। तो इसके क्या क्या अधिकार होते हैं? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो गुड्स को वापस मांग सकता है? आंसर इज यस भाई, वो जब चाहे तब गुड्स को वापस भी मांग सकता है। क्या बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? यस, बेलमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है। लेकिन ये सब चीज करने के कारण अगर बेलमेंट टर्मिनेट किया समय से पहले तो भाई कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो ड्यूटीज में, समझ आए कि नहीं आए? और बहुत सारी चीज होती है जैसे कि सूट कर सकता है रॉन्ग डोर के लिए। चलो लिखते हैं, पारी पारी समझते हैं। ओके, सबसे पहला राइट्स होता है टर्मिनेट बेलमेंट। मतलब जो बेलर है वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ओके, इट्स नॉट अ बेलर, इट्स बेलमेंट। टर्मिनेट बेलमेंट। ओके, चाहे तो बेलर राइट्स है उसके पास कि बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। समझ आएगी ना? सेकंड बोलता है डिमांड बैक द गुड्स। क्या वो गुड्स को वापस मांग सकता है? यस भाई, ओनर वो है, सिर्फ पैसा ट्रांसफर के कुछ पर्पस के लिए समय से पहले गुड्स को भी डिमांड कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है और बेली को कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है सूट फॉर एनी रॉन्ग ट्योर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर बेलर को यह लग रहा है कि उसके गुड्स में कुछ गलत हो रहा है, मतलब उसे गुड्स को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है अधिकारी। जैसे बेली को दिया, मैंने शोरूम में दिया अपने कार को, अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो लोग कार का इंजन चेंज कर दे रहे हैं, बैटरी को चेंज कर दे दूसरे से, मेरे से भी ना पूछे, तो मैं उसके लिए सूट फाइल कर सकता हूं क्योंकि गलत हो रहा है। समझ आए कि नहीं आए? तो तीन प्रकार के अधिकार हो गए बेटा, और आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अब उसके बाद ये जो तीन राइट्स है बेटा, ये मैंने तुम्हारे टर्मिनेट बेलमेंट, डिमांड बैक द गुड्स और सूट फॉर द एनी रॉन्ग डोर्स। इसके छोड़ आप लोग के पास दो और इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान समझिएगा। अब होता है एक इन्फोर्स फॉर ऑल ड्यूटीज। अब इसका मतलब ये होता है कि जो बेलर है वो बेली से जितने भी उसकी ड्यूटीज है, जैसे रीजनेबल केयर हो गया, नॉट टू मिक्स गुड्स, उसके लिए इन्फोर्समेंट करवा सकता है। समझ आए कि नहीं आए? ओके, द लास्ट वन इज टू गेट कंपनसेशन फॉर एनी unauthorized, get compensation for any unauthorized यूज। अगर गुड्स का अगर अनऑथराइज यूज बेली के द्वारा होता है तो उसका कंपनसेशन भी ले सकता है। ये बेलर के कुछ राइट्स हो गए। अब हम बात करते हैं बेली के क्या क्या राइट्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ बेली। राइट्स ऑफ बेली एकदम सिंपल है, जवाब तो आप ही दे सकते हैं, एकदम सिंपल। अब देखो, अब क्या एक गुड्स के एक से ज्यादा ओनर हो सकते हैं? यस, जॉइंट ओनर बोला जाता है। समझ आए कि नहीं? और एक से ज्यादा बेलर हो सकते हैं। यस, अगर ओनर एक से ज्यादा हो सकता है तो बेलर एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? तो पहला राइट ये होता है कि डिलीवर कर सकता है एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर। समझिए, तो जॉइंट बेलर। ओके, ध्यान समझिएगा, राइट टू deliver to any of the joint bearer, किसी भी जॉइंट बेलर को डिलीवरी कर सकता है। ओके, सेकेंड राइट से बोलता है, आपको याद होगा कि एक ड्यूटी थी बेलर की कि राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, अगर डिफेक्टिव टाइटल होता है तो इसका अधिकार है। समझ आया कि नहीं आया? राइट टू गेट इंडेमनिफिकेशन कौन से केस में? डिफेक्टिव टाइटल केस में इंडेमनिफिकेशन भी क्लेम कर सकता है। समझ आए कि नहीं आया? अब अगर फॉल्टी गुड्स हो गया, जैसे कि पहला अपने ड्यूटीज पड़ा बेलर का, डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉल्टी गुड्स। अगर डिस्क्लोज नहीं किया और नुकसान हो गया बेली को, ताकि उसका अधिकार है कंपनसेशन लेने के लिए। आंसर इज यस। तो थर्ड पॉइंट बोलता है
राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स। अगर कुछ गुड्स में फॉल्ट है तो गुड्स फॉल्टी गुड्स है बेटा, तो उसका भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि एक्सपेंस नेसेसरी एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। किसके केस में? सी परसेंट ग्रेविटियस के केस में। ओके, तो राइट्स ऑफ द बेली में नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लेम फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस। लेकिन नेसेसरी एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ ग्रेट्युटोरियस बेलमेंट केस में होगा। नॉन ग्रेट्युटोरियस बेलमेंट केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ही क्लेम किया जाता है। समझ आएगी नहीं? अब इसके बाद अगर बेली के पास कोई पर्सन आता है कि मेरा गुड्स है भाई, मैं मालिक हूं, लेकिन बेली को कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किसको, भाई मेरे लिए बेलर मालिक है कि थर्ड पर्सन मालिक है, तो इस केस में बेली चाहे तो कोर्ट पे अप्लाई कर सकता है ट्रू टाइटल को जानने के लिए। समझ आएगी यहाँ? तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है अप्लाई टू द कोर्ट अप्लाई टू कोर्ट फॉर टाइटल। टाइटल के लिए कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। समझ आएगी नहीं? अब इसके बाद दो प्रकार के लीन आते हैं बेटा, उसका भी अधिकार होता है। पहला होता है बेटा आप लोग के लिए पर्टिकुलर लीन, पर्टिकुलर लीन होता है, और दूसरा आपका होता है जनरल लीन। दूसरा जो लीन है बेटा उसको बोला जाता है जनरल लीन। थोड़ा मैं बाद में आपको समझाता हूं, एक टॉपिक है जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन क्या होता है। तो बेटा इतने प्रकार के ड्यूटीज होते हैं, मतलब सॉरी राइट्स होते हैं बेली के। देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा। पहला होता है राइट्स टू डिलीवर टू एनी ऑफ द जॉइंट बिलर। किसी भी जॉइंट बिलर को डिलीवर कर सकता है, ठीक है। राइट टू गेट इंडेमनिफिकेशन, अगर डिफेक्टिव टाइटल है तो बेटा उसका इंडेमनिफिकेशन भी ले सकता है। समझ आएगी नहीं है? राइट टू गेट कंपनसेशन, अगर फॉल्टी गुड्स अगर बेलर ने डिलीवर किया और डिस्क्लोज नहीं किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया। देखो अगर ग्रेट्युटस बेलमेंट में तो वो जो जानता है, नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट में दोनों जानता है नहीं जानता, दोनों को बताना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ भी लॉस होता है तो बेली कंपनसेशन ले सकता है। नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए ग्रेट्युटस बेलमेंट केस में ले सकता है, नॉन ग्रेट्युटस केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले सकता है, ठीक है। कोर्ट को अप्लाई कर सकता है बेटा डिसाइड करने के लिए टाइटल कौन सा, किसका टाइटल बेस्ट है। और एक पर्टिकुलर लीन होता है बेटा और एक जनरल लीन होता है। ये राइट्स ऑफ बेली हो गए। समझ आएगी नहीं? अब क्वेश्चन ये आता है कि कब बेलमेंट टर्मिनेट होगा। सर आप तो बेलमेंट का प्रोसेस बता चुके हैं कैसे बनता है एंड सो ऑन। अब बात आती है बेलमेंट कब खत्म होगा। एकदम सिंपल सी बात है, बेलमेंट बेटा हमेशा पर्पस के लिए होता है, कुछ ना कुछ सम पर्पस। तो अगर वो पर्पस खत्म हो गया, समझ, या तो नोटिस दे दिया, क्लियर है, या तो डेथ हो गई बेलर और बेली की, या तो स्टिपुलेटेड टाइम खत्म हो गया, या तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, चलो लिखते हैं समझते हैं। पहला होता है, हम लोग पहले देख रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। मतलब बेलमेंट टर्मिनेट कैसे होगा। देखो इसको बहुत सारे कारण है, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। जिस समय के लिए बेलमेंट किया गया था वो टाइम खत्म हो चुका है, ओके। या तो फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, या तो आप जिस पर्पस के लिए बेटा गुड्स को बेल किए हैं बेटा वो खत्म हो जाता है। समझ आए कि नहीं आया? ओके, ये पॉइंट है आप लोग का फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। या तो थर्ड बाय नोटिस, अगर नोटिस देते हैं बेटा तो नोटिस देके खत्म कर सकते हैं। या तो डेथ, मतलब या तो बेलर या बेली किसी की भी डेथ हो जाती है। एंड लास्ट वन इज जो बोला जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो किस काम का। देखो अब सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए क्या है, गुड्स। मैंने कार को समझो बेलमेंट के पर्पस के लिए, कार ही ब्लास्ट हो गया भाई, कार ही क्या हो गया। समझ आएगी नहीं? कार ब्लास्ट हो गया, फायर हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर सब्जेक्ट मैटर ही मेरा खत्म हो गया तो बेलमेंट कोई काम का नहीं होगा। तो कुछ कुछ कारण होते हैं बेटे जिसमें टर्मिनेट हो सकता है मेरा बेलमेंट। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब देखो अगर किसी पर्सन ने अपने गुड्स को खो दिया, लॉस्ट कर दिया,
और कोई थर्ड पर्सन और या तो अनदर पर्सन उसको ढूंढ लेता है, उसको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स बोला जाता है। समझ आया कि नहीं? अब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है वो हमेशा एज एक्ट करेगा बेली, बेली की तरह एक्ट करेगा, मतलब उसकी ड्यूटीज एंड राइट्स पूरे बेली की तरह होंगे। समझ आया कि नहीं? उसको संभाल के रखेगा गुड्स को, क्योंकि उसका है नहीं, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता तब तक वो गुड्स को संभाल के रखेगा। लेकिन जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स है, क्या वो गुड्स को सेल कर सकता है? तो देखो क्लियर आंसर इज यस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन होता है जिसमें वो गुड्स को सेल कर सकता है। गाय समझिएगा। सिचुएशन नंबर 1, अगर गुड्स आप लोग का पेरिशेबल नेचर का है, गुड्स आपका पेरिशेबल नेचर का है, या तो जो लॉफुल चार्जेस है, लॉफुल चार्जेस 2/3 ऑफ वैल्यू, मतलब 2/3 ऑफ वैल्यू तक हमारा लॉफुल चार्जेस, मतलब जितने का गुड्स है उसका 2/3 हमने अभी तक खर्चा कर चुका है ढूंढने में, लॉफुल चार्जेस में। तो इस केस में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स चाहे तो गुड्स को सेल कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? अब दो प्रकार के लीन होते हैं, उसको ध्यान समझिएगा। पहले एक चीज समझिए कि राइट ऑफ लीन होता क्या है। राइट ऑफ लीन, अब देखो लीन मतलब होता है रिटेन करना, गुड्स को अपने पास रखना। राइट ऑफ लीन मतलब क्लियरली होता है रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, मतलब दूसरे के गुड्स को आप रिटेन करोगे, उसको राइट ऑफ लीन बोला जाता है। अब एज पर द बेलमेंट लीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पर्टिकुलर लीन, दूसरा आपका होता है जनरल लीन। ओके, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब जो जनरल लीन है उस केस में कैन लीन ओनली फॉर पर्टिकुलर गुड्स, मतलब कोई पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही लीन कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर लीन बोला जाता है। अब जनरल लीन क्या बोलता है? कैन लीन फॉर जनरल अकाउंट पर्पस। ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब जरा ध्यान समझना। अब एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने अपने वॉच को रिपेयर पर्पस के लिए मिस्टर बी को सबमिट किया। अब पहले बताओ क्या बेलमेंट? आंसर इज यस, डिलीवरी ऑफ द गुड्स हो रहा है, ये बेलमेंट है, पर्पस यहां पर रिपेयर है। अब हुआ क्या? अब समझो इस रिपेयर की कॉस्ट 200 रुपए आई। रिपेयर की कॉस्ट कितनी? 200 रुपए। तो मिस्टर बी यहां बेली है, ध्यान समझना, मिस्टर ए आपका बेलर है और मिस्टर बी आपका बेली है। देखिए जो बेली है, अगर बेलर ने बेली को पैसा नहीं दिया उस रिपेयर के लिए 200 रुपए के लिए, तो क्या उसके वॉच को वो रिटेन कर सकता है? आंसर इज यस, इसी को पर्टिकुलर लीन बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही रिटेन हो रहा है। अब थोड़ा केस को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर बी के पास ए का ऑलरेडी कोई और ट्रांजैक्शन का उधारी चल रहा है, मतलब ओल्ड ड्यू, ओल्ड ड्यू समझो 500 रुपए का ऑलरेडी है, लेकिन मिस्टर ए ने 200 रुपए दे दिया। मिस्टर ए ने 200 रुपए तो पेमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी बेली ने मिस्टर बी ने गुड्स को रिटेन करके रख लिया कि आप पुराना 500 रुपए दो। ये जनरल लीन होता है। समझ आए कि नहीं? मतलब जनरल लीन मतलब जनरल अकाउंट के पर्पस के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर लीन बेटा पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? होप सो आपको बेलमेंट समझ आया होगा बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ठीक है, एकदम आसान है। अगर आपको बेलमेंट समझ आ चुके हैं तो प्लेज को समझने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेज तो बेलमेंट ही है, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। ध्यान समझिएगा, हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एकदम ध्यान समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज तो एकदम सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, मतलब बेलमेंट है लेकिन स्पेशल काइंड का बेलमेंट है। लेकिन ध्यान समझिएगा, जो प्लेज होगा
इट विल बी ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन का यहाँ कोई भी फॉर्म नहीं होने वाला। क्लियर है कि नहीं? अब प्लेज मतलब एक्चुअल में होता है कि आप तुम लोग ध्यान समझो, प्लेज मतलब होता है बेटा गिरवी, गिरवी रखना होता है। जैसे कि बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। अब जो कोई भी पर्पस हो सकता है, लेकिन 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 ध्यान समझना, इन केस ऑफ प्लेज, प्लेज के केस में पर्पस सिर्फ एक ही होगा, ध्यान समझिएगा। प्लेज के केस में सिर्फ और सिर्फ पर्पस एक ही होगा, और पर्पस क्या होगा ध्यान से समझिएगा। पर्पस बोला जाता है सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब जो हर वो बेलमेंट जिसका पर्पस सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट हो या तो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस हो, वो बेटा हमेशा आप लोग के लिए प्लेज होता है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं आप लोग को, ओके ध्यान समझिएगा। जैसे कि मिस्टर ए ने अपने गुड्स को ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, किस पर्पस के, ध्यान समझिएगा। पहले मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 20,000 रुपीज का लोन पे किया, पहले तो लोन दिया उसने, समझ आया कि नहीं? अब मिस्टर ए ने सिक्योरिटी के रूप में अपने ज्वेलरी को या तो ऑर्नामेंट्स को गिरवी के रूप में रखा, समझ आया कि नहीं? अब देखो पर्पस, बेलमेंट का पर्पस क्या है, क्या डेब्ट के लिए सिक्योरिटी दे रहे? आंसर इज यस। तो बेटा यही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है। तो प्लेज इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, प्लेज आप लोग के लिए फॉर ऑलवेज कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन होगा, समझ आया कि नहीं? अब इसमें आप लोग के दो पार्टी होते हैं, ओके। एक होता है बेटा जिसको बोला जाता है पाउनर, और दूसरा पार्टी होता है जिसको बोला जाता है पाउनी, ओके। अब देखिए, अब ये जो पार्टी होता है, पाउनर इज सेम एज बेलर, जो बेलर होता है वही है, और पौनी मतलब आप लोग का बेली हो गया, समझ आया कि नहीं? और अगर आपको बेलमेंट समझ आ गया बेटा, ये समझो तुमको प्लेज समझ आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब आप बात करते हैं एसेंशियल्स, एसेंशियल्स ऑफ प्लेज, एसेंशियल्स ऑफ प्लेज। अब देखो, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है डिलीवरी ऑफ द गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप लोग के बेलमेंट में प्रोवाइड किया गया है, मतलब सेम एज बेलमेंट, जैसा बेलमेंट में दिया गया वैसे ही एसेंशियल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसके अदर हैं जो इसको अलग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, कुछ कुछ अलग जो है वो मैं आपको समझा देता हूं, ओके। तो पहला बोलता है डिलीवरी, ओके। पहला बोलता है डिलीवरी ऑफ एग्जिस्टेंस गुड्स, मतलब गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए, पहला केस। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर आपका गुड्स होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर आपका गुड्स होना चाहिए। दूसरा, पर्पस, पर्पस आपको समझ आ गया होगा कि पर्पस क्या होगा। पर्पस, पर्पस इज टू सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब पर्पस ये होगा। और ध्यान समझिएगा, और लास्ट वन, डिलीवरी ऑफ द गुड्स किसको होगा? गुड्स डिलीवर होगा बेटा पाउनर टू पाउनी, समझ आएगी ना? गुड्स विल बी डिलीवर फ्रॉम पाउनर टू पाउनी। तो ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लेज के, समझ आएगी? क्लियर? सेम है जैसे आप लोग के बेलमेंट में होता है, बस कुछ कुछ यहाँ पर अलग पॉइंट दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? अब पाउनर कौन? वो पर्सन होता है जो सेम एज बेलर, जो गुड्स को डिलीवर करता है। और पाउनी कौन पर्सन होता है बेटा? वो पर्सन होता है पाउनी जिसको गुड्स को डिलीवर किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ राइट्स और ड्यूटीज के बारे में, ठीक है? पहले हम बात करते हैं यहां पर राइट्स ऑफ पाउनी।
अब पावनी के क्या क्या अधिकार होते हैं, अब ध्यान समझना। अब जो पावनी के अधिकार से एकदम सिंपल है, क्लियर समझना। जो पावनी है वो पर्सन जिसने उधारी दिया है, तो ही कैन रिटेन द गुड्स। यस और नो? यस, ही कैन रिटेन द गुड्स। ध्यान समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं, इंटरेस्ट के पर्पज के लिए भी गुड्स को रिटर्न कर सकता है। ओके, क्लियर समझिएगा। तो यहां पास आपका पॉइंट आएगा इंटरेस्ट प्लस पेमेंट, जो डेब्ट का पेमेंट रहेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट, दोनों के लिए गुड्स को रिटर्न कर सकता है। और साथ ही साथ यहां पास बेटा जनरल लिन भी एक्सरसाइज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, चाहे तो सब्सिक्वेंट डेब्ट के लिए जनरल लिन भी एक्सरसाइज कर सकता है, ये उसके अधिकार है। समझ आए कि नहीं? अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आ रहा है तो उसको भी क्लेम कर सकता है। राइट टू क्लेम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए भी क्लेम कर सकता है। और अगर पाउनर ने डिफॉल्ट किया, मतलब पाउनर ने अगर पैसा नहीं दिया, तो सूट भी फाइल कर सकता है और चाहे तो गुड्स को बेच भी सकता है। ओके, तो नेक्स्ट राइट्स आपका आता है इन केस डिफॉल्ट मेड बाय पाउनर। अगर पाउनर डिफॉल्ट करता है तो क्या क्या केस आप लोग के होने वाले हैं, तो देखिएगा। पहला चाहे तो पाउनी सूट फाइल कर सकता है, किस पर्पस के लिए? रिकवरी के लिए। पाउनी चाहे तो सूट फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए, और या तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पाउनी चाहे तो गुड्स को सेल कर सकता है। यस और नो? और अगर गुड्स को बेचा तो दो केस हो सकते हैं, या तो पैसा डेफिसिट हो सकता है या तो पैसा ज्यादा हो सकता है। मतलब उधारी था समझो 10,000 का, ओके, और मैंने जब गुड्स को बेचा तो 8,000 आया। तो केस समझाता हूं। लोन, अब जो पाउनी ने जो लोन दिया था वो समझो 10,000 रुपीज का था। अब वो पैसा तो नहीं दे रहा, तो मुझे गुड्स को तो सेल करना ही पड़ेगा। तो केस नंबर 1, मैंने गुड्स को सेल किया तो 8,000 रुपए आया, तो डेफिसिट है। तो अगर डेफिसिट हुआ तो मुझे रिकवर करना पड़ेगा, मेरे पास अधिकार है कि मुझे उसको रिकवर करना पड़ेगा। ओके, और दूसरा केस होता है सब लोग 15,000 बिक गया तो 5,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो इस केस में सरप्लस को मैं बेटा ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करूंगा या तो बोल सकते हो कि उनको पे करूंगा। किसको पे करोगे बेटा? आप पाउनर को पे करोगे। तो ये बेटा आप लोग के राइट्स होते हैं पाउनी के। अब चलते हैं पाउनर के क्या क्या अधिकार होते हैं। ओके, हम पढ़ते हैं अब राइट्स ऑफ पाउनर। पाउनर कौन होता है? वो पर्सन होता है बेटा जो गुड्स को डिलीवर करता है। ध्यान समझना, ऑल राइट्स आर सेम एज बेलर। जैसे बेलर के अधिकार हैं वैसे सेम पाउनर के भी अधिकार है, लेकिन सिर्फ एक अधिकार एक्स्ट्रा है। ध्यान समझिएगा। ओके, अदर राइट्स, वो राइट्स होता है बेटा राइट टू रिडीम। अब राइट टू रिडीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। राइट टू रिडीम होता है क्या? जैसे देखो, रिडीम करना मतलब बेटा वापस लेना। अब जैसे कि अब जो पाउनी है उसने केस फाइल कर दिया कि मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है, अब वो बेचने की कगार पे है, तो पैसा, अब गुड्स को बेचने से पहले पाउनर चाहे तो सेटलमेंट करके बेटा गुड्स को रिडीम करा सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं राइट टू रिडीम। तो ध्यान समझिएगा, राइट टू रिडीम को क्या बोलते हैं? ओके, पाउनर इन केस ऑफ सेल recover the goods by making payment। मतलब पेमेंट करके गुड्स को रिकवर कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो राइट टू रिडीम होता है। क्लियर है कि नहीं? अब हम पढ़ते हैं बेटा ड्यूटीज, पाउनी की ड्यूटीज और पाउनर की ड्यूटीज। एकदम सिंपल है। पाउनर कौन होता है? एज सेम एज बेली। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ पाउनी।
एकदम सेम है बेटा, पाउनी के ड्यूटी जैसे बेली पे है। एक बार लिख देता हूं, आपको खुद रिकॉल हो जाएगा बेटा। ओके, पहला 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 जो बोला जाता है बेटा वो होता है आप लोग का रीजनेबल केयर, सेम एज बेली, पाउनी को रीजनेबल केयर करना पड़ेगा। दूसरा, नॉट टू यूज, या तो नॉट टू अनऑथराइज यूज, अनऑथराइज यूज, इसको इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड, नॉट टू मिक्स द गुड्स, और अब कुछ एक्सर्शन आता है जिसको बोला जाता है रिटर्न एंड एसर्शन। अगर कुछ एसर्शन आता है बेटा तो उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी दिक्कत होता है कंपनसेशन बेटा पाउनर को भी देना पड़ेगा। ये सब चीज ड्यूटीज होते हैं, समझ आए कि नहीं? सेम जैसे बेली के हैं वैसे पाउनी के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाउनर के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं। ड्यूटीज ऑफ पाउनर, अब एकदम सिंपल है। पाउनर क्या क्या ड्यूटीज? सबसे पहले होता है बेटा डेट को पे करना, उसको डेट को तो पे करना पड़ेगा। सेल किया हमने गुड्स को, मतलब पाउनी गुड्स को सेल किया, और अगर डेफिसिट आ रहा है पैसा तो उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं? कंपनसेट करना पड़ेगा पाउनी को, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है तो अगर फॉल्ट हो रहा है डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेटा, अगर कुछ फॉल्टी गुड्स है तो, और डिफेक्टिव टाइटल है तो बेटा उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पा रहे तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो ड्यूटीज कुछ कुछ है, पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। पहला ड्यूटी क्या बोलता है? ड्यूटी टू पे द डेट। पहला ड्यूटी है कि डेट का तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो उधारी लिया है उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा बोलता है कंपनसेट पाउनी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है बेटा तो उसके लिए भी कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। एक और ड्यूटी होता है जैसे बेलर का होता है, डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। अगर गुड्स में कुछ फॉल्ट्स है बेटा तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वन इज इंडेमनीफाई पाउनी। कौन से केस में इंडेमनीफाई करेगा? इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। अगर डिफेक्टिव टाइटल होता है तो उस केस में पाउनी को बेटा क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन मतलब इंडेमनिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट वन इज अगर इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में अगर डेफिसिट होता है तो उसको पे करना पड़ेगा। तो ये आप लोग के पाउनर के कुछ कुछ गुड्स, कुछ कुछ आप लोग के पाउनर के ये ड्यूटीज होते हैं। समझ आए कि नहीं आए? अब यहां पर तो मोटा मोटी तुम्हारा प्लेज खत्म होता है, क्योंकि प्लेज बड़ा है ही नहीं बेटा। जैसा बेलमेंट, मतलब बेलमेंट अगर आपको समझ आ गया तो यहां पर आप लोग को प्लेज भी पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि जो ड्यूटीज एंड राइट्स हैं अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं पाउनर और पाउनी के ड्यूटी और राइट्स, आप चाहे तो बेली और बेलर के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि बेलमेंट जो होता है वो सम पर्पस के लिए होता है। समझ आए कि नहीं? बेलमेंट किस चीज को? सम पर्पस के लिए। और अगर कोई पर्पस स्पेसिफाइड है, वो पर्पस सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, तो आप लोग का प्लेज होता है। क्लियर है कि नहीं? अब लास्ट टॉपिक आप लोग का बचता है प्लेज बाय नॉन ओनर। मतलब क्या कोई मालिक नहीं है वो प्लेज कर सकता है? जैसे कि अब ध्यान समझिएगा, मेरा पेन आपके पास रखा हुआ है, क्या आप उसको प्लेज कर सकते हो? देखो आंसर इज क्लियर, नो। जो नॉन ओनर है वो प्लेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ध्यान समझिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्लेज बाय नॉन ओनर। अब नॉन ओनर कैसे प्लेज कर सकता है? तो उसे कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मर्केंटाइल एजेंट। अब जो मर्केंटाइल एजेंट है वो चाहे तो प्लेज कर सकता है। दूसरा, पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अगर अंदर पोजीशन है तो। तीसरा बोला जाता है व्हेन पाउनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, मतलब पाउनर का सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है, या तो सेल बाय
बायर और सेलर, या तो बायर सेल कर देता है बेटा या तो सेलर सेल कर देता है। और एक लास्ट पॉइंट होता है बेटा को ओनर। समझ आएगी नहीं? को ओनर ओनर तो नहीं होता, लेकिन वो भी चाहे तो प्लेज कर सकता है। अब थोड़ा पारी पारी समझते हैं मर्केंटाइल एजेंट होता कौन है। देखो मर्केंटाइल एजेंट बेटा हमारा फॉर्म है एजेंसी का, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ऑथराइज होता है काम करने के लिए किसी और पर्सन के लिए। तो मर्केंटाइल एजेंट मालिक तो नहीं है, लेकिन चाहे तो वो भी प्लेज कर सकता है। समझ आएगी नहीं? फिर दूसरा बोलता है पर्सन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? जो फ्री कंसेंट से नहीं होता, कोवर्सन हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, सब चीज। जैसे कि किसी पर्सन के पास अगर गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से अगर आया, जैसे एग्जांपल ध्यान समझिएगा, मिस्टर ए को एक कार पसंद आया, ओके, जो मिस्टर बी का था, लेकिन मिस्टर बी उसको देना नहीं चाह रहा है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपने गन को निकाला और गन पॉइंट में इस कार का हैंडलिंग ओवर ले लिया, मतलब मालिक बन गया। समझ आया कि नहीं? तो बेटा कोवर्सन है गन पॉइंट के लिए, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब तक मिस्टर बी इसको वॉइड नहीं करा देता, तब तक मिस्टर ए चाहे तो इसको प्लेज करवा सकता है। तो पर्सन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये बोला जाता है। फिर पाउनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर पाउनर का बेटा अगर लिमिटेड इंटरेस्ट है तो उस सर्कमटेंसेस तक ही, जितना उसका इंटरेस्ट है उतने तक ही वो प्लेज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैं। अब जैसे कि मिस्टर ए, एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए, उसने कुछ समझो एक फोन को फाइंड किया जो लॉस्ट हो गया था, लेकिन फोन पूरा टूट चुका था। तो उसने उस फोन को रिपेयर करवाया 10,000 रुपीज में। अब उसने उस गुड्स को प्लेज किया किसी थर्ड पर्सन को, जैसे मिस्टर बी को। तो ध्यान समझिएगा, इसमें जो पाउनर है, जो पर्सन जिसने गुड्स को पाया है, फाइंड किया, उसके लिए सिर्फ इंटरेस्ट लिमिटेड है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए उसको। तो 10,000 के लिए ही बेटा प्लेज वैलिड रहेगा, उसके बाद के लिए वैलिड नहीं रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है आप लोग का, अब सेल बाय बायर और सेलर, मतलब अगर सेलर के पास पोजीशन है आफ्टर सेल्स, इसको बोला जाता है buyer has possession बिफोर सेल, मतलब सेल से पहले अगर उसके पास पोजीशन है तो। और अगर सेलर के पास, सेलर हैज पोजीशन आफ्टर सेल, वो चाहे तो गुड्स को प्लेज कर सकते हैं। ध्यान समझना, अगर बायर के पास गुड्स सेल से पहले, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि भाई सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में होंगे तो प्लेज कर दिया तो प्लेज हो सकता है। समझ आए कि नहीं आए? और अगर जो सेलर है उसने सेल कर लिया लेकिन पोजीशन में भी रखा है, तो वो भी चाहे तो प्लेज कर सकता है। समझ आए कि नहीं? तो एक केस हो गया। लास्ट केस होता है बेटा को ओनर। को ओनर कौन होता है? जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे मालिक होते हैं, तो एक से ज्यादा अगर मालिक होते तो को ओनर बोलते हैं। तो कोई भी को ओनर चाहे तो गुड्स को प्लेज कर सकता है। तो यहां पास बेटा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म होता है। उम्मीद है बेटा कि रिवीजन आप लोग के लिए इफेक्टिव होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं फिर से आप लोग के लिए बेस्ट विशेष देता हूं कि बेटा आप लोग का अटेम्प्ट नियर है, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और हो सके तो बेटा बार बार रिवीजन करिए, और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहिए। थैंक यू।